आज का पहला आर्टिकल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में है। कैसे नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो ने स्मगलिंग के सिंडिकेट को बस्ट किया और उससे रिलेटेड जम्बाडा कार्टेल, एक सिंडिकेट है जम्बाडा कार्टेल, उसको धर पकड़ा और उसके खिलाफ कार्रवाई की। इसमें से 3 पर्सन एक्यूज्ड किए गए हैं। तो हम देख लेते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कौन से एक्ट से बनाया गया है और उसकी हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 1986 में बनाया गया अंडर द NDPS एक्ट 1985। NDPS एक्ट का क्या मतलब है? नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। जो नारकोटिक नशे से रिलेटेड पदार्थ हैं और जो साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड एक एक्ट बनाया गया, जिससे कि मेडिसिन नारकोटिक से रिलेटेड का मिसयूज़ ना हो। जैसे ड्रग्स, बहुत सारी क्या कहते हैं, अफीम, गांजा, इसका मिसयूज़ ना हो। तो ये एक्ट 1985 में आया। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो 1985 के बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो 1986 में बना और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। यहाँ पर हमने देखा कि कैसे किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अगली बात बताई गई है कि जो नारकोटिक नेशनल पॉलिसी ऑन नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस बनी थी, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल पे बेस्ड थी। तो यहाँ पर बताया गया आर्टिकल 47 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो गवर्नेंस का सिस्टम प्रोवाइड करती है कि कैसे गवर्नमेंट जो है गवर्नेंस का सिस्टम मजबूत करे। तो इसमें बताया गया है कि स्टेट टू इंडीवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन, मतलब आप मेडिसिन को छोड़ कर आप जो इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स हैं, इंजूरियस हैं जो हेल्थ के लिए, उसका आप यूज़ नहीं कर सकते, आपके लिए प्रोहिबिटरी है, आपको जेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। आर्टिकल 47 आपको रटा होना चाहिए। आर्टिकल 47 किस से रिलेटेड है, ये चीज़ आपको बिल्कुल रटी होना चाहिए। क्या ये गांधीयन प्रिंसिपल है, लिबरल प्रिंसिपल है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए जो आप अपने बेसिक्स में कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। ठीक है, अगली चीज़, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। ड्रग एब्यूज़ कंट्रोल इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ड्रग एब्यूज़ कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ये रट लेना। तो इस आर्टिकल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि NDPS एक्ट कब आया, किस मिनिस्ट्री के अंदर है और आर्टिकल 47 किससे रिलेटेड है। अगली चीज़ सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC से रिलेटेड है। 6 साल पहले OBC के सब कैटेगराइजेशन के लिए एक पैनल नियुक्त किया गया था और उस पैनल का अध्यक्ष जो थी वो हमारी जस्टिस जी रोहिणी कमीशन, मतलब जस्टिस जी रोहिणी थी। और उसमें मतलब OBC को सब कैटेगराइज करने को कहा गया था। उसमें मतलब बताया गया था किस सेक्शन को OBC का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है और कैसे हम उसको कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली जी रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को। पता होना चाहिए कि कौन सी बेसिक नॉलेज है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर कोई रिपोर्ट सबमिट होती, किस मिनिस्ट्री ने ये सब कैटेगराइजेशन के लिए, OBC के सब कैटेगराइजेशन के लिए कमीशन बनाया। ठीक है, तो हमें ये यहाँ पर याद रखना है जस्टिस जी रोहिणी कमीशन किससे रिलेटेड है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC, ये याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन के द्वारा लाया गया, हमने कई बार डिस्कस कर लिया, मगर अभी तक उस पर डिबेट नहीं हो रही है। उस पर डिबेट कराने के लिए बहुत ज़्यादा अपोजिशन क्या है, हो हल्ला कर रहा है लोकसभा और राज्यसभा में। तो डिबेट क्यों नहीं हो रही है ये आपको जानना ज़रूरी है। क्या स्पीकर डिबेट को होल्ड कर सकता है, क्या स्पीकर चाहे तो डिबेट कराए ही ना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब पार्टी को अगर पावर रिटेन करना है तो उसको अपनी स्ट्रेंथ शो करना पड़ेगी। तो स्ट्रेंथ शो करने के लिए फ्लोर टेस्ट होता है, जिसे कॉन्फिडेंस मोशन कहा जाता है। फ्लोर टेस्ट में मेंबर्स, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वोट देते हैं डिजिटल गैजेट की सहायता से, कभी हैंड रेज करके। तो जो वोट दिया जाता है उसमें कॉन्फिडेंस दिखाया जाता है कि हाँ किसके पक्ष में कितने वोट हैं।
और कितने रिक्वायर है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि फ्लोर टेस्ट से स्ट्रेंथ दिखाते हैं। अगली बात की बताई गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के, मतलब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो सभी के लिए आएगा। ऐसा नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक मिनिस्टर के लिए आ जाएगा, नहीं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो आप सभी नाव, आपकी पूरी नाव डूब जाएगी। तो यही बात यहाँ बताई गई है कि लोकसभा में वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप एक चीज़ और चीज़ याद रखिएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में ही लाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, प्रोसीजर किस में दिया, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन डाल देता है एग्जामिनर कि प्रोसीजर जो है हमारे आर्टिकल 356 में नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रोसीजर दिया गया, गलत हो जाएगा। जो रूल नंबर 9198 है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा के अंदर, उसके अंदर जो है बताया गया है कि कैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट होगा, ठीक है। अब जो वही बात बताई गई है, जब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं तो कोई एक मेंबर के द्वारा 10 AM से पहले स्पीकर को सबमिट करना होता है रिटन नोटिस, और वो रिटन नोटिस स्पीकर लाउडली बोलता है, ठीक है। और अदर चीज़ आप देख लीजिए, ये मोशन एक्सेप्ट होना चाहिए मिनिमम 50 मेंबर के द्वारा। इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक नॉलेज है। जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो ये भूल जाते हैं। अभी हमें लगेगा कि हाँ 50 मेंबर के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। और ये डेट मस्ट बी विद इन 10 days, मतलब इसकी डेट 10 दिन के अंदर डिसाइड हो जाना चाहिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, आप देख लीजिए, मणिपुर क्राइसिस के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला, तो उसके रिलेटेड अपोजिशन क्या करती है, जो गवर्निंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, उसको प्रेशराइज करने के लिए कभी कभी नेशनल इंपॉर्टेंस के इशू को डिस्कस करने के लिए, डिबेट करने के लिए अपोजिशन पार्टीज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आती हैं, ठीक है। तो ये आज हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में जाना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में कितने लोग एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन से रूल में उसका प्रोसीजर दिया गया है, आर्टिकल 75 क्या कहता है, फ्लोर टेस्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने जानी। अगला आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है। क्या हुआ, अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनोज एंड हॉर्स रेसिंग पर 28% के टैक्स स्लैब में रख दिया गया। तो इसमें बहुत सारे स्टेट, तो नहीं कहूँगा, कुछ स्टेट ने बहुत अपोज किया, क्योंकि कैसीनो कुछ स्टेट में बहुत फेमस है और कुछ स्टेट में बैन भी है। तो यही चीज़ बताई गई। तो हम यहाँ देखते हैं जीएसटी काउंसिल और जीएसटी कैसे इवॉल्व हुआ, क्या उसके की प्रोविज़न है। जीएसटी एक्चुअली कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। अब आपको मैं बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, किसी पर्सन की पॉकेट पे डायरेक्ट लगाया जाता है। आपकी पॉकेट से डायरेक्ट गवर्नमेंट लेगी कि 2% आपको 1 लाख तक देना है, 3% 4 लाख तक देना है, ये एज्यूम सिचुएशन है। मगर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आपने बिस्किट खरीदा, मान लो आपने ये बिस्किट खरीदा पार्ले जी का, अब पार्ले जी का बिस्किट खरीद लिया, आपको आया 10 रुपये का, आपने सोचा हमने 10 रुपये का बिस्किट खाया है, तो ये सारा पैसा जो है इसका इंडस्ट्री के ओनर पे जाएगा। मगर ऐसा नहीं है, इसमें से कुछ टैक्स होता है जो गवर्नमेंट के पास जाता है, तो इसी को इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर कहा गया है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जो मैन्युफैक्चरिंग, सेल, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है, ठीक है। इसने जो सारे जो चुंगी टैक्स थे, जो अदर बॉडीज़ थी स्टेट के अंदर, इंटर स्टेट के अंदर, इंट्रा स्टेट के अंदर, तो उन सारे टैक्स को रिप्लेस करके ये सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स लाया गया होल नेशन के लिए, वन यूनिफाइड कॉमन मार्केट बनाने के लिए। मगर ये सिंगल टैक्स ज़रूर है, मगर इसमें जो है बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। जैसे टैक्स स्लैब कहा गया था 1 रखी जाएगी, मगर 4 टैक्स स्लैब है। तो ये सब चीज़ें जान लें। अब ये जान लो आप कि ये जो टैक्स है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है कि जैसे यहाँ से सामान चला, मान लो यहाँ से रत्नागिरी से सामान चला, और रत्नागिरी से जाने के बाद दिल्ली पहुँचा, और दिल्ली में लोगों ने कंज्यूम किया पार्ले जी। तो जब दिल्ली में लोग पार्ले जी कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, जब दिल्ली में लोग पार्ले जी कंज्यूम करेंगे तो उन पर इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। तो ये डेस्टिनेशन हमारा दिल्ली हो गया। तो यही डेस्टिनेशन टैक्स, इसीलिए इसे डेस्टिनेशन टैक्स कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पर फाइनल और एक्चुअल कंजप्शन होता है वहीं पर इस टैक्स को लगाया जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर कौन से गुड्स नहीं आते हैं। तो ये चीज़ आप जान लीजिए, एक क्रूड पेट्रोलियम नहीं आता है, मोटर स्प्रिट, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल नहीं आता है, नेचुरल गैस नहीं आता है, एल्कोहल नहीं आता।
ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है अल्कोहल के नाम पर। ये अल्कोहल और वगैरह वगैरह इसलिए नहीं आते हैं, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट इस पर राज़ी नहीं हुए, क्योंकि इनसे अल्कोहल से और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से स्टेट को बहुत सारा रेवेन्यू प्राप्त होता है। जीएसटी आने से ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट का अपना रेवेन्यू घट चुका है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि इसमें 4 टैक्स स्लैब है। अब आप देख लीजिए, पहला 5% की टैक्स स्लैब है, दूसरा 12% की, तीसरा 18% की एंड थर्ड 28% की टैक्स स्लैब है। ठीक है, अब ये चीज़ बताया गया है कि जीएसटी काउंसिल में जीएसटी काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस क्या है। आर्टिकल 279A में बताया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा जीएसटी काउंसिल बनाई जाएगी विद इन 1 ईयर आफ्टर दिस जीएसटी काउंसिल अमेंडमेंट। ठीक है, अब इसको चेयर कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया जाता है, चेयरमैन होता है। और स्टेट के जो सीएम होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो एक मिनिस्टर को नॉमिनेट करते हैं इसके मेंबरशिप के लिए। ठीक है, अदर चीज़ क्या है कि यहाँ पर वोटिंग जो होती है स्टेट के पास 1/3 की पावर होती है, सॉरी यूनियन गवर्नमेंट के पास 1/3 की पावर होती है, जबकि स्टेट के पास आप देखेंगे तो 2/3 की पावर होती है। 1/3 33%, 2/3 65%, और कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी डिसीजन लेना है वो 3/4 मेजॉरिटी से होगा। बहुत यूनिक चीज़ है ये कि 3/4 मेजॉरिटी, मतलब अप्रॉक्स 75% मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। अब वही बात फिर से बताई गई है कि जो जीएसटी है वो वैल्यू एडेड टैक्स है, सप्लाई होता है गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। कब लॉन्च किया गया? 1 जुलाई 2017 को 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2016 को, तब ये लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ जान लीजिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं अगर इसको बोल नहीं रहा हूँ इंपॉर्टेंट, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? कब ये आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ और आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, क्या एडवांटेजेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के? ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस collected by multiple authority and will thus create a single market in India। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस करंट अकाउंट डिफिसिट ऑफ इंडिया एंड लेवल इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तीसरा क्या है? इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ। इनॉर्मसली एक्सट्रीम वर्ड है, ऐसी चीज़ें पकड़ लेना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ द इकोनॉमी, इंडिया विल एनेबल ओवरटेक चाइना एंड नियर फ्यूचर। मगर आप यहाँ देखेंगे, आप इसका आंसर करेंगे तो मैं आपका इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो है ए, वही करेक्ट है, बाकी दो गलत है। क्योंकि करंट अकाउंट डिफिसिट इससे रिलेट नहीं करता है हमारा, क्योंकि ये इंटरनल टैक्स है। ऐसा नहीं है फॉरेन के एक्सचेंज यहाँ पर आएंगे इंटरनल टैक्स, ये इंटरनल टैक्स का मैनेजमेंट है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि हाँ इसके टैक्स आने से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ जाएगा बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इनॉर्मस ग्रोथ एंड साइज ऑफ द इकॉनमी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आंसर ठीक है। अगला आर्टिकल देख लेते हैं, मैंग्रोव इन इंडिया। मैं अभी रिसेंटली 26 जुलाई को इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम मनाया गया। तो इसमें ये क्यों मनाया गया? इसको कंजर्व करने के लिए बहुत सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटी कहते हैं जिसे, उसकी वजह से बहुत सारे मैंग्रोव्स को लॉसेज हुए हैं। तो वही चीज़ उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल आया है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ इंडियाज़ मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मतलब 40% जो फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो केवल वेस्ट बंगाल में मिलता है। उसके बाद गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा यहाँ वगैरह में मिलता है। ठीक है, सुंदरबन तो सबसे ज़्यादा पता ही है आपको कि वहाँ पर मिलता है। सेकंड आप मुझे बता सकते हैं, भीतरकनिका में शायद मिलता है, मुझे शायद याद है। सेकंड मैंग्रोव लार्जेस्ट फॉरेस्ट में किस में है, तो वो भीतरकनिका में। अब इंटरनेशनल डे ऑफ कंजर्वेशन फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम कब मनाया गया? 26 जुलाई को मनाया गया। इसका काम था लोगों में अवेयरनेस बताना, उसकी इंपॉर्टेंस बनाना, उसकी स्पेशल कैटेगरी बताना, उसको वल्नरेबल सिस्टम से कैसे बचाया जा सकता है ये। अब ये डे किसके द्वारा मनाया जाता है? 2015 में यूनेस्को ने ये डे अडॉप्ट किया था। ठीक है, अब मैंग्रोव की यूनिक क्वालिटी जान लेते हैं। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में होता है, मगर आप देखेंगे तो आप अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी का मतलब ये मैंग्रोव वहाँ नहीं होंगे ये, इसीलिए ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना। क्रॉप नहीं कह सकते, मतलब ये फॉरेस्ट है।
और साल्ट टॉलरेंट होता है, ठीक है। साल्ट टॉलरेंट ट्रीज और श्रब होते हैं जो थ्राइव करते हैं इंटरटाइडल जोन में, मतलब लैंड और सी, मतलब मान लो ये लैंड है और ये सी है, तो यहाँ पर जब लैंड और सी मिलते हैं तो ये इंटरटाइडल जोन है। यहाँ पर जब मिलते हैं तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और साल्ट टॉलरेंट होते हैं। साल्ट टॉलरेंट का क्या मतलब होता है, अगर सी में तो 100% आपको पता ही है कि साल्ट होता है बहुत ज़्यादा, अप्रॉक्स कहीं 37%, कहीं 23%, तो ये साल्ट को टॉलरेंट कर जाते हैं। और इसमें इसमें जो होता है ये नीमेटोफोर्स होते हैं, तो ये रूट्स होती हैं जो साल्ट को ऊपर फेंक देती हैं और पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। यही चीज़ें यहाँ बताइए, सलीन वाटर, टाइडल फ्लक्चुएसन, मडी ऑक्सीजन पोर, सब इसमें रहे। आप इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए मैंग्रोव की, कि मैंग्रोव जो होता है आपको क्लाइमेट चेंज से भी बचाएगा, और जो फ्लड्स वगैरह आते हैं उसको कंट्रोल करता है, और हमारी बुरी जो चीज़ें होती हैं, मतलब बुरी चीज़ों का मतलब है पॉल्यूशन होता है, उसको प्योरीफाई करता है। ये सब चीज़ें हैं। अब यही बात बताई गई है कि इसमें सीड्स जो होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं पहले ही, गिरने से पहले ही। ये गिरने से पहले जर्मिनेट क्यों हो जाते हैं, इसका रीज़न आपको पता ही है, फर्मेंटेशन हो जाएगा और वहाँ पर पानी में जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, उसके बाद वो पानी में गिरते हैं तो अच्छे से उगते हैं, ठीक है। सलीन वाटर चैलेंजेस है जर्मिनेशन के लिए। और जो मैंने आपको बताई कि साल्ट को सिक्रीट कर देते हैं जब एक्सेस में जब इसमें वो पहुँच जाता है, क्या बोलते हैं, साल्ट पहुंच जाता है तो इसको सिक्रीट कर देता है। मैंने आपको बताया ये ट्री है, यहाँ से जो है वो सिक्रीट कर देगा लीव्स के थ्रू, और इसमें प्रॉप रूट होती हैं और निमोटोफोर्स होते हैं। मैंने ये आपको पहले ही डिस्कस कर दिया। अब मैंग्रोव कवर देख लेते हैं। इंडिया में मैंग्रोव कवर का अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हमारे इंडिया में 4,992 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव है, ठीक है, जो कवर करता है 0.15% ऑफ कंट्रीज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। सुंदरवन मैंने आपको बताया सबसे